हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्रद्धांजलि सिंह। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 पे थर्ड प्रैक्टिस सेशन करेंगे इंग्लिश का फॉर 6 to 8 एंड अप टू क्लास 6 to 9 to 10th। मतलब कि क्लास 6 to 8 और 9 10th 11 12th के लिए भी इवन ये ग्रामर पोर्शन सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोस्टली उसमें ग्रामर पोर्शन 30% 50% तो 9 10th और 11 12th में भी पूछे जाते हैं और 6 to 8 में मोस्टली ग्रामर पोर्शन ही पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 5 क्वेश्चन नंबर है, 5 क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे। तो देखते हैं फर्स्ट का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। परसिवरेंस दिया है। परसिवरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? PERSI। PER के बाद SI नहीं होता है, PERR नहीं होता है, इसलिए ये स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। और PERSEVE तो होता है लेकिन RANCE नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो 3 क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देन फर्स्ट विल बी द आंसर। क्या होता है स्पेलिंग? PERSEVERANCE, परसिवरेंस। क्या होगा? PERSEVERANCE, परसिवरेंस। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट स्पेलिंग है परसिवरेंस की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज, अब यहाँ पे क्या है? हैमरेज। हैमरेज की स्पेलिंग में पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, HAE होता है, तो जिसमें AE नहीं है पहले तो वो कैंसिल हो जाएगा, HEM है, HAM है। अब देखते हैं आगे एग्जैक्टली क्या होता है। HAEMORHAGE, दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज उसमें क्या होता है? डबल R होता है, फिर HAGE होता है। तो बचा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्या करेक्ट स्पेलिंग? हैमरेज। अब हैमरेज की स्पेलिंग क्या होती है? HAEMORRHAGE। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑफ किसका? एकोमोडेट। तो ACOMMODATE ये गलत है। ACOMODATE ये भी नहीं है, होता है, डबल M भी होता है। ACOMODET नहीं होता है, DATE होता है लास्ट में। 3 का सही है, डी का गलत है। लेकिन एकोमो का स्पेलिंग क्या होता है? तो होता है ACOMMODATE। देन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट स्पेलिंग इज एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस का स्पेलिंग पूछा है। पहली बात कि EFF होगा, तो जिसमें EFF नहीं है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, एक में नहीं है, ए में। अब EFFOR एफ्लोरोसेंस होता है तो L नहीं है, इसलिए भी ये हो जाएगा। बचे 2 ऑप्शन। अब होगा EFFLERESCENCE, ये भी नहीं होता है क्योंकि ये एफ्लोरेसेंस दिया है। क्या होता है? एफ्लोरेसेंस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। क्यों? EFFLORESCENCE, ये होगा करेक्ट स्पेलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, तो रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का देखते हैं क्या होता है। REMINESCENT, तो NES नहीं होता है, रिमिनिसेंट नहीं होता है, RI नहीं होता है। 2 में RERE है तो 2 RI है, रेमिनिसेंट नहीं है, रिमिनिसेंट है, तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। बचा A और D। इसमें क्या है? REMINESCENT, इसमें है REMINI,
तो NE नहीं होता है, होता है NISCENT। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या स्पेलिंग होगा रेमिनिसेंट का? REMINISCENT, रेमिनिसेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मेल फॉर्म ऑफ गोट। अब गोट का मेल फॉर्म क्या होता है? जैसे ऐसे तो हम लोग जनरली जानते हैं ही गोट शी गोट, लेकिन तो मेल का गोट का मेल फॉर्म होता है बिली। क्या होता है? गोट का मेल फॉर्म होता है बिली, BILLY, बिली। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बेबी ऑफ कैमल। कैमल के बेबी को क्या कहते हैं? तो कैमल के बेबी को काफ बोलते हैं, और किसके बेबी को बोलते हैं? काऊ के बेबी को भी काफ बोलते हैं, और कैमल के बेबी को भी क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। और मेल और फीमेल भी होता है कैमल का, वो क्या होता है? फीमेल होता है। कैमल का फीमेल होता है काऊ, और इसका मेल होता है बुल। किसका? कैमल का फीमेल काऊ, और मेल होता है बुल। और फीमेल कैमल का बेबी क्या होगा? कॉफ। देन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीमेल ऑफ कैट। फीमेल ऑफ कैट को क्या बोलते हैं? टॉम कैट नहीं, कैट नहीं, डो नहीं। फीमेल ऑफ कैट को क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं। फीमेल ऑफ कैट होता है वर्ड क्वीन, यानी कि रानी वाला क्वीन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मेल ऑफ माउस। माउस का मेल क्या होता है? माउस का मेल होता है बक, और माइस जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस, जबकि उसका मेल फॉर्म क्या होता है? बक होता है। डो नहीं होता है, बुल नहीं होता है। बुल तो अभी हम बताए कि किसका होता है? कैमल का होता है मेल फॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का फीमेल क्या होता है? एलिफेंट का फीमेल भी काऊ होता है। किसका किसका हो गया फीमेल काऊ? एलिफेंट का और कैमल का। कैमल का और एलिफेंट का फीमेल क्या हो गया? काऊ। और एलिफेंट का मेल भी होता है, इसका भी मेल क्या होता है? बुल। किसका किसका मेल बुल होता है? एलिफेंट का भी होता है, और कैमल का भी मेल क्या होता है? बुल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फीमेल ऑफ मंकी। मंकी के फीमेल को क्या बोलते हैं? तो मंकी के फीमेल को फीमेल ही बोलते हैं, और मंकी के मेल को, मंकी का मेल जो होता है वो मेल ही होता है। मंकी का मेल मेल होता है, और मंकी के फीमेल को फीमेल ही बोलते हैं। और पिछले में हम लोग पढ़े थे माउस का, तो माउस का बेबी को क्या बोलते हैं? पिंकी बोलते हैं। माउस के बेबी को पिंकी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीमेल ऑफ कैमल। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे कि किसको क्या ये कैमल के उसको क्या बोलते हैं? फीमेल को क्या बोलते हैं? तो कैमल के फीमेल को क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं। एलिफेंट के फीमेल को भी क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही? ए, फीमेल ऑफ कैमल इज काऊ, और मेल इसका क्या हो जाएगा? बुल, और इसका बेबी क्या हो जाएगा? काफ, यानी कि बछड़ा जिसको बोलते हैं। और काफ और किसका बेबी होता है? एलिफेंट का भी होगा, और काफ किसका बेबी होता है? काऊ का बेबी भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट हिम। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है अबाउट, तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड, मतलब अंडरलाइन वर्ड को क्या किस रूप में यूज़ किया गया है, वो सेंटेंस में किसका यूज़ है। तो टेल मी समथिंग अबाउट हिम, अबाउट के बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है, उसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की डिमांड कौन करता है? प्रीपोजिशन। यानी कि अबाउट के बाद एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है?
प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन तभी आता है जब उसके प्रीपोजिशन वो तभी होगा जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। कंजंक्शन दो को जोड़ने का काम करता है। एडवर्ब जो है वर्ब को डिफाइन करता है। एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले या अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। टेल मी समथिंग अबाउट हिम, उसका के अबाउट उसको डिफाइन कर रहा है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन उसके ठीक पहले आया उसका ऑब्जेक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे लॉन्ग अंडरलाइन वर्ड है, तो फाइंड आउट करना है कि व्हाट पार्ट ऑफ ए स्पीच इज लॉन्ग। लॉन्ग ब्राउन हेयर, अंडरलाइन वर्ड इज। अब यहाँ दिया गया अंडरलाइन वर्ड लॉन्ग क्या है, तो लॉन्ग किसको डिफाइन कर रहा है, ब्राउन क्या है, हेयर है, और लॉन्ग क्या है, हेयर है। यहाँ पे ये नहीं है कि लॉन्ग जो है ब्राउन को डिफाइन कर रहा है। अगर ब्राउन को डिफाइन कर रहा होता तो वो क्या होता, क्योंकि ब्राउन क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को यहाँ पे डिफाइन ना करके ये किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को, हेयर को। यानी ब्राउन भी नाउन को डिफाइन कर रहा है और लॉन्ग भी, और ये दोनों ही क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी को बताता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है। तो लॉन्ग ब्राउन हेयर में लॉन्ग क्या हो जाएगा, लॉन्ग होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये रिफर कर रहा है हेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही रीड्स ओनली गुड बुक्स। अब यहाँ पे बुक्स क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि बुक की क्वालिटी को बता रहा है, और उसको डिफाइन कर रहा है ओनली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब, ये हो गया एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये गुड को बता रहा है। ही रीड्स ओनली गुड बुक्स, वह केवल अच्छी किताबें पढ़ता है। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन की क्वालिटी को कौन डिफाइन करता है, क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। देन यहाँ पे ओनली क्या है, एज एन एडवर्ब यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सन इज शाइनिंग थ्रू द क्लाउड्स, सो आई थिंक दैट वी कैन गो स्विमिंग। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है, कौन सा क्लॉज है, सो आई थिंक दैट वी कैन गो स्विमिंग। अब क्या ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये सो से स्टार्ट है। तो हम लोग फैन बॉयज़ में पढ़े हैं कि सो से क्या, सो से स्टार्ट होने वाला कौन सा क्लॉज होता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। हम लोग पढ़े हैं कि फैन बॉयज़ के, फैन बॉयज़ में जो भी आता है, इसमें लास्ट में बॉयज़ का क्या होता है, एस का सो होता है, वाई का येट होता है, फॉर होता है, ऐसे। तो ये एस से क्या होता है, फैन बॉयज़ का रूल पढ़े हैं, सो स्टार्ट होता है। सो से स्टार्ट होने वाला क्लॉज जो है वो क्या करता है, किसी प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे नाउन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट है, एडजेक्टिव क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट है, और एडवर्ब क्लॉज भी सबऑर्डिनेट का पार्ट है। तो यहाँ पे सो से स्टार्ट हुआ है, सो वाला जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज का ऑप्शन नहीं दिया है, और नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ये सभी क्या है, पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हैविंग वोन द मैच, ये सेंटेंस के क्वेश्चन है। हैविंग वोन द मैच द टीम वाज वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे हमें पहचानना है कि हैविंग वोन द मैच क्या है, क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज है। कोई भी क्लॉज होने की शर्त क्या है कि एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, इवन दैट गिव कंप्लीट सेंस और नॉट, बट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये शर्त होती है क्लॉज होने की। तो हैविंग वोन द मैच में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या है, हैविंग वोन द मैच ये पोर्शन है, ये फ्रेज है। द टीम वॉज वेरी हैप्पी, ये तो क्लॉज है, क्योंकि द टीम क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज वेरी हैप्पी, हेल्प ये एच वी है, हेल्पिंग वर्ब है। तो
कि जहाँ पे सेंटेंस में केवल एक ही टेंस हो और एक ही क्लॉज हो और कंप्लीट मीनिंग देता हो, वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। जब कोई फ्रेज साथ में आता है और एक ही सेंटेंस होता है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस, बिकॉज कि हैविंग वोन द मैच, कोई क्लॉज ना हो कि ये क्या है, एक फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सिंस सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है, सी कांट गो आउट। अब सिंस सी इज इल किसको डिफाइन कर रहा है, सी कांट गो आउट, वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ये किसको रिलेट कर रहा है, सिंस सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह बाहर नहीं जा सकती। तो वर्ब को डिफाइन क्या करता है, वर्ब को जो डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को डिफाइन करता है। तो जो वर्ब को डिफाइन करने वाला क्लॉज होगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन किए थे प्रीफर्ड पे, प्रीफर पे। तो रोहन प्रीफर्ड बेसबॉल एनी अदर स्पोर्ट। अब रोहन प्रीफर के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, प्रीफर के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके बाद दूसरी से कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, न कि देन का। देन का यूज़ नहीं करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। प्रीफर के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आए और उसका कंपेयर किया जा रहा हो तो वहाँ पे कंपेयर करने के लिए टू का यूज़ करते हैं, ना कि देन का। देन का यूज़ रॉन्ग होता है, और अगेंस्ट तो कोई चांस ही नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रोहन फॉर दिस कंपनी सिंस 2007। अब दिया है रोहन इज़ वर्किंग, क्या सिंस या फॉर कंटिन्यूअस टेंस में होता है, नहीं होता है। किस में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। V3 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया फॉर दिस कंपनी सिंस 2007। अब वर्क्ड होगा नहीं, पास्ट में बात नहीं की गई है। कहा क्या गया है कि रोहन जो है 2007 से इस कंपनी में काम कर रहा है, इस कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो सबसे परफेक्ट रोहन के लिए क्या हो जाएगा, हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्किंग। मतलब रोहन 2007 से अभी तक इस कंपनी के लिए काम कर रहा है। देन ऑप्शन नंबर बी, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। अब अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है वो हमें पहचानना है कि क्या अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, अंडरलाइन पार्ट में क्या परफेक्ट होगा, किससे हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके जगह पे क्या सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देयर इज ग्रेट डिग्रेड और इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। अब दिया है डिग्रेड मतलब वर्स, कम होना, वैल्यू का कम होना। देयर इज द ग्रेट डिग्रीज इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज, मतलब आधुनिक समाज में, आधुनिक समय में, आधुनिक काल में क्या है, डिग्रेड ऑफ वैल्यूज़ हो रहा है, वर्स हो रहा है, कंडीशन होती जा रही है वैल्यूज़ की। तो यहाँ पे क्या डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वैल्यूज़ प्रॉपर है, नहीं। अब डेलिब्रेशन तो कोई फिट ही नहीं बैठता यहाँ पे, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ की कंडीशन क्या होती जा रही है, वर्स होती जा रही है, वर्स टू वर्स्ट होती जा रही है। तो द परफेक्ट आंसर विल बी, appropriate option will be degradation of values. There is the great degradation of values in the modern age. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे। तुमने अपना बैग कल कहाँ छोड़ दिया। तो वेयर यू लेफ्ट यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है, किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। अब देखते हैं कि वेयर यू लेफ्ट की जगह पे क्या परफेक्ट बैठ सकता है। तो वेयर डिड यू लेफ्ट, अब जब डिड लग जाता है तो V2 नहीं लगता है, क्या लगता है, V1 का यूज होता है। जब वो सिंपल फॉर्म में बनता है तब V2 लगता है। जब डिड के साथ आता है तो क्या हो जाता है,
V1 लगता है। तो यहाँ पे ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि लेफ्ट जो है वो V2 है, इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। वेयर वर यू लिविंग, अब कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं दिखाई गई है पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट में ही रहने देंगे उसको। अब नो इम्प्रूवमेंट, वेयर डिड यू लीव, अब यहाँ पे क्या है, वेयर है, डिड है, डिड के साथ सब्जेक्ट एंड लीव, V1 आता है, डिड के साथ V1 आता है, तो यहाँ पे V1 भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे V2 है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे कंटिन्यूटी है इसलिए ये गलत है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्या है, वेयर डिड यू लीव, क्योंकि डिड के साथ क्या होता है, V1 का यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 23 है, आई विल बी एट द पार्लर नियर 5 PM। अब नियर क्या है, वो प्लेस के लिए होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, नियरेस्ट टू द प्लेस या नियर टू द प्लेस ऐसे इंडिकेट करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन आई विल बी एट द पार्लर नियर 5 PM मतलब 5 बजे के करीब मैं पार्लर के पास होऊंगा। तो यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो अलॉन्ग और अनलेस तो हो नहीं सकता, और नियर नहीं होता है फॉर द टाइम के लिए, यहाँ पे हो जाएगा टिल। आई विल बी एट द पार्लर टिल 5 PM मतलब कि 5 बजे तक मैं पार्लर के पास होऊंगा या पार्लर के पास होऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टिल मतलब तक, 5 बजे तक मैं पार्लर के पास होऊंगा। नेक्स्ट है 24 सी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब जब किसी एक ही पर्सन के दो क्वालिटी को सुपरलेटिव डिग्री में बताया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों के पहले द आएगा, जैसे द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट होगा, न कि द बेस्ट एंड वाइजेस्ट होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हमेशा लिखी जाती है। तो सी इज़ द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, एंड वाइजेस्ट की जगह पे कौन सा इसको रिप्लेस करके क्या लगना चाहिए, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट। अ बेस्ट एंड अ वाइजेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है, बेस्ट एंड वाइजेस्ट केवल लगता नहीं, सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्ट नहीं लगती, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, इधर लता और माला हैव डन इट। अब आइदर क्या होता है, आइदर जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, सिंगुलर होता है। आइदर आर मतलब या तो ये या तो वो, एक को सेलेक्ट करना होता है, और नाइदर का मतलब ना तो ये ना तो वो। तो ये आइदर और नाइदर नॉर दोनों क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे दिया आइदर लता और माला, मतलब या तो लता या माला हैव डन इट। तो हैव क्या है, हैव, यूज ऑफ हैव ये क्या है, यहाँ पे हैव का यूज़ क्या है, रॉन्ग है। अब क्या हो सकता है, आइदर है तो आइदर पॉजिटिव में है, तो नाइदर तो यूज़ नहीं कर सकते, नाइदर लता नॉर और माला हैज़ डन इट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आइदर लता और माला हैज़ डन इट, ये पॉसिबल है। नाइदर लता, क्योंकि वहाँ पे आइदर का यूज़ है तो ये भी नहीं हो सकता। नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैव है तो कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि आइदर और नाइदर नॉर सिंगुलर होता है तो हैज़ का यूज़ होना चाहिए। आइदर लता और माला हैज़ डन इट, क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, ये डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है। अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव हैज़, मतलब एक सेंटेंस है उसे हमें पहचानना है कि वो एक्टिव में है कि पैसिव वॉइस में है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन होगा, यहाँ पे सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव। मीन्स एक सेंटेंस दिया है आगे के आने वाले क्वेश्चंस में, वो एक्टिव है कि पैसिव है वो हमें पहचानना है, और अगर एक्टिव है तो उसका एग्जैक्ट सेंस कौन सा दे रहा है जो पैसिव में है, और पैसिव दिया है तो एक्टिव फाइंड करना है और सेम सेंस देता हो। तो क्वेश्चन नंबर
26 का स्टार्ट करते हैं। पहले तो सेंटेंस पहचानते हैं। हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया। ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है। अब पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस किस में बनता है, कंटिन्यूस में बनता है, यानी कि वाज वर आएगा। और रूल क्या है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हु जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, ताजमहल सब्जेक्ट में के रूप में हो जाएगा, ऐसा होता है। अब देखते हैं, बाय हुम वाज द ताजमहल बिल्ट। सेकेंड है, बाय हुम द ताजमहल वॉज बिल्ट। थर्ड है, बाय हुम द ताजमहल बिल्ट। एंड फोर्थ है, बाय हुम हैड द ताजमहल बिल्ट। तो सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं इसको कि कौन सा नहीं होगा। बाय हुम हैड तो होगा ही नहीं, पास्ट इंडिफिनिट होगा नहीं, तो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बचता है ए और बी। तो देखते हैं कि बाय हुम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गया, द ताजमहल बिल्ट। अब यहाँ पे बाय हुम द ताजमहल वॉज बिल्ट, दो सब्जेक्ट आ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सबसे परफेक्ट आंसर है। कंफ्यूजिंग ये भी है लेकिन सही ये भी लग रहा है, लेकिन बाय हुम वॉज द ताजमहल बिल्ट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये है द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइजेस। ये कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है। अब पास्ट इंडिफिनिट का किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पहले तो ढूंढते हैं कि कौन कौन सा कंटिन्यूअस नहीं है। तो डाउन वेंट द प्राइजेस, ये नहीं होगा। द शॉपकीपर गॉट डाउन द प्राइजेस, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। और अगला है द प्राइजेज वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, द प्राइजेज लोअर्ड द शॉपकीपर, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है। और सबसे पहले हमें क्या पता है कि इंडिफिनिट का हमेशा कंटिन्यूअस में बनता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्राइजेज वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। वी हैव वार्न यू, मतलब हमने आपको वार्न किया था। अब यहाँ पे वी सब्जेक्ट है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव में क्या हो जाएगा, ये हैव है तो हैव बीन में बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चला जाएगा इसके, मतलब यू क्या हो जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा और वी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, अब पहले तो हैव बीन होना चाहिए क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्ट के रूप में होगा और यू प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो यू हैव बीन वार्न, वी हैव यू वार्न, तो ये नहीं होगा क्योंकि बीन आएगा, हैव बीन या हैज़ बीन आएगा। वार्न यू हैव बीन, ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले वर्ब नहीं आ सकता। हैव यू बीन, ये भी नहीं होगा। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या, क्योंकि ये है यू हैव, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया और हैव बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है, और हैव क्या है, परफेक्ट है, और ये हैव बीन क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का आ गया। और उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होता है, तो ये V3 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द टाइगर कॉट अ फॉक्स, टाइगर ने एक फॉक्स को पकड़ लिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये किस में है, पहले एक्टिव वॉइस है और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। अब इसका जो है जब पैसिव बनेगा तो अ फॉक्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब में अ फॉक्स सब्जेक्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, डी में भी है। अब क्या है, इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं कि ये हैड है, हैड बीन है, ये नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का, ये नहीं होगा। और ये हैज़ बीन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले तो इसी से एलिमिनेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ बॉक्स वाज कॉट बाई द टाइगर।
a fox was caught by the tiger, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सी इज रीडिंग द बुक एवरी डे। अब यहाँ पे है सी इज रीडिंग द बुक एवरी डे, ये क्या है, सीधे सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही बनता है इज एम आर के साथ क्या यूज होता है, बीइंग प्लस V3 का यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं द बुक क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के रूप में होगा, और द बुक सिंगुलर है तो इसका यूज होगा। तो वॉज तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट के टेंस है। अब इज में कौन सा होगा, द बुक इज बीइंग रीड बाई हर एवरी डे, और नेक्स्ट है द बुक इज रेड बाई हर, तो क्या है, कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। क्या, द बुक इज बीइंग रीड बाई हर एवरी डे। धन्यवाद। यही क्लास ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास फिर से लाएंगे इंग्लिश की, और कोशिश करते हैं कि 5-5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो कॉमन पेपर में आते हैं वो स्टार्टिंग में देखा, ताकि क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यदि कंटेंट अच्छा लगे तो। ये जो भी क्वेश्चंस हम डालते हैं बीपीएससी टीआरई प्रैक्टिस सेशन में, वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इवन टीजीटी से भी क्वेश्चन उठाते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यदि कंटेंट अच्छा लगे तो। धन्यवाद।